नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले इनके परिचय को हम जानेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 ईस्वी मुजफ्फरनगर जिला जो कि बिहार में स्थित है बेनीपुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां बचपन से ही सही और अनेक कठिनाइयां सहकर इन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी के निबंधकारों में इनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। सन 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अशोक आंदोलन में इन्होंने सक्रियता से भाग लिया और इसी कारण ये अनेकों बार जेल भी गए। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया जिसमें प्रमुख हैं तरुण भारत, किसान मित्र, जनता, जनवाणी, बालक, युवक, नई धारा आदि। इनकी भाषा शैली जो है बहुत ही कलात्मक है और पाठकों को जो चमत्कृत कर देती है। इनकी भाषा बहुत ही सरल है, ओजपूर्ण है और बहुत ही रोचक है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने विचारों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से छोटे वाक्यों के रूप में स्पष्ट किया है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में पहले हम जानेंगे। जैसे कि पहले पैराग्राफ में इसमें दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी थी। बाल उनके पक गए थे, यानी पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे। लंबी दाढ़ी थी और जटाजूट नहीं रखते थे। जटाजूट का मतलब है बहुत लंबे बाल, वो नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था, यानी कि उनके बाल सफ़ेद थे तो इसलिए उनका जो चेहरा था वो सफ़ेद बालों से ही ढका रहता था और कपड़े बहुत ही कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, यानी कि वो एक लंगोटी पहनते थे और सिर में कबीर पंथी जो टोपी होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि कान के पास आकर थोड़ी सी कटी हुई होती है, तो इस तरह से वो टोपी होती है। लेकिन जब सर्दियां आती थी तो एक कंबल ऊपर से ओढ़ लिया करते थे, ये उनका वेश रहता था। और माथे पर एक रामानंदी चंदन जो होता है वो नाक से माथे तक जाता है, छोर तक। औरतों के टीके की तरह ही शुरू होता था उनका टीका। गले में तुलसी की जड़ों की एक माला बांधे रहते थे, ऐसा उनका चरित्र था। और ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए, ऊपर की तस्वीर से मतलब है कि ऊपर वाले गद्यांश में जो अभी मैंने बताया आपको, उससे आप लोग ये ना समझें कि बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी कि वो लंगोटी मात्र पहनते थे, कबीरपंथी टोपी पहनते थे और जो है रामानंदी चंदन का जो है टीका लगाते थे। तो इससे उन्हें साधु न समझा जाए, कहने का तात्पर्य ये है। ऐसा वो करते जरूर थे लेकिन वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब जो अपने घर गृहस्थी के काम काजों को संभालता है। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि उनकी गृहिणी यानी कि जो पत्नी थी उनके बारे में लेखक को कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उनके बेटे और पतोहू बेटे की पत्नी को कहा है, उनको लेखक ने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी बाल गोविंद भगत जो थे उनका एक बेटा था, एक उनकी पुत्र वधू थी और उनकी थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक अच्छा सा मकान था। और ऐसा उनका चरित्र था जो अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन जो खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी, बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले।
अब यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि वो साधु थे, साधु नहीं थे, लेकिन साधु की जो परिभाषाएं होती हैं, यानी साधुओं में जो मतलब विशेषताएं होती हैं, वो सारी विशेषताएं बाल गोविंद भगत में थीं, लेकिन वो साधु नहीं थे। वो कबीर को अपना साहब मानते थे। साहब मतलब कबीर के आदर्शों पर चलने वाले थे वो, और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार रखने का मतलब जो सच बात होती वो बोल दिया करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच भी नहीं करते। यानी बाल गोविंद भगत ऐसे थे कि वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे किसी को बुरा लगेगा या अच्छा, जो भी सच बात होती थी वो कह दिया करते थे। ना वो किसी से झगड़ा करते, ना ही किसी की चीज़ को बिना पूछे हाथ लगाते थे। लेकिन जो उनकी दिनचर्या थी, वो इतनी बारीकी से अपनी दिनचर्या को निभाते थे कि लोगों में कुतूहल होता था। यहाँ पर जो कुतूहल है, कुतूहल शब्द का मतलब है जानने की उत्सुकता। मतलब जो उनकी दिनचर्या थी उसके बारे में लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं। ना वो कभी दूसरे के खेत को शौच के लिए इस्तेमाल करते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी जो भी चीज़ें थी वो साहब की थी। साहब यहाँ पर कहा है कबीरदास जी के लिए, यानी कबीर की थी। वो जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता, वो सबसे पहले उसे अपने सिर पर लाद कर अपनी जो साहब के दरबार में ले जाते, यानी कि जो कबीर का दरबार था वहाँ उन्हें ले जाते, जो कि उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ, जो मठ जो होते हैं उससे मतलब है यहाँ पर आश्रम। मठ का मतलब होता है आश्रम, जो कि कबीर के आदर्शों पर चलते हैं, उन्हें कहा गया है कबीर पंथी मठ। तो बाल गोविंद भगत अपने खेत में जो पैदावार होती थी सबसे पहले उसी जो कबीरपंथी जो आश्रम थे वहाँ ले जाते थे, और वहाँ से जो भेंट स्वरूप मिलता था तो उसे प्रसाद के रूप में वो ले आते और उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। इन सबसे ऊपर मैं तो मुग्ध था, यानी कि जो लेखक है रामकृष्ण बेनीपुरी जी, वो बाल गोविंद भगत के जो चरित्र था, जो उनकी जीवनचर्या थी, दिनचर्या थी, उस पर वो पूरी तरह से मुग्ध थे। और सबसे ज़्यादा मुग्ध थे उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे, क्योंकि वो हमेशा ही कबीर राज के पद गाया करते थे। तो उन पर लेखक पूरी तरह से मुग्ध था। वे सीधे साधे थे, पर उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। कहने का मतलब ये है कि कबीर के पद वो गाया करते थे, लेकिन वो पद सीधे होते थे। लेकिन जब बाल गोविंद भगत उन्हें गाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे अभी वो सजीव होकर बाहर आ गए हैं।